अगर आपको पढ़ाई में याद करने में दिक्कत होती है तो मैं आज जापान के बच्चे जो कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो आप भी इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई को बेटर बना सकते हो और आप पेपर में अपने अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जापान के बच्चे अपनी पढ़ाई में याद करने के लिए ऐसी स्किल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें लर्निंग प्रोसेस को और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। इन स्किल्स को अपनाकर वो अपनी मेमोरी को एनहेंस करते हैं और एकेडमिक सक्सेस हासिल करते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स और स्किल्स दी गई है जो जापान के बच्चे याद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको याद बता दूं कि ये सारी टेक्निक्स साइंस के द्वारा भी अप्रूव की गई, यानी कि इनको भी बताया गया है कि हाँ इससे काम बनता है। तो पहली आती है अपनी रेपिटेशन, यानी ध्यान से पढ़ना। इसको एक तरीके से इस स्किल को स्पेस रेपिटेशन भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जापान के बच्चे स्पेस रेपिटेशन टेक्निक्स का यूज करते हैं जिसमें वो किसी भी कॉन्सेप्ट या टॉपिक को एक फिक्स्ड इंटरवल पर रिवाइज करते हैं। इससे उनकी मेमोरी रिटेंशन काफी बढ़ता है। जैसे कि अगर कोई फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट उन्होंने सीखा है तो पहले दिन पढ़ते हैं, फिर एक दिन बाद पढ़ते हैं और फिर एक हफ्ते बाद और फिर उसके बाद एक महीने बाद उसे रिवाइज करते हैं। इससे होता क्या है कि रेपिटेशन से ब्रेन को इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने के लिए टाइम मिलता है। अब दूसरा आता है अपना एक्टिव रिकॉल, जिसे कहते हैं खुद से क्वेश्चन पूछना। अब जापान के बच्चे अपनी पढ़ाई को याद करते वक्त एक्टिव रिकॉल का भी यूज करते हैं। इसमें वो अपने आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसमें वो इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में डीपली स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल, अगर उन्होंने कोई चैप्टर पढ़ा तो वो खुद से क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि इस टॉपिक का मैं पॉइंट क्या था या इस कॉन्सेप्ट का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन वो खुद से पूछते हैं। जब आप किसी टॉपिक को याद करने के बजाय खुद से क्वेश्चन पूछते हैं और जवाब देने की कोशिश करते हैं तो उस टॉपिक को ज्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आ जाता है मेमोनिक्स, जिसे अपन मेमोरी एड्स भी कह सकते हैं। अब इसमें लगाएंगे अपन मेमोरी ट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि एक पुरानी टेक्निक है जो जापान के बच्चे अक्सर अपने पढ़ाई में इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह की मेमोरी का शॉर्टकट होता है जिसमें वर्ड्स, फ्रेजेस या राइम्स के थ्रू कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को याद किया जाता है। अगर किसी ने पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को याद करना है तो वर्ड्स मेनोमिक या फ्रेजेस बनाते हैं, जैसे हैप्पी हैरी हेट्स विंग नेस्टी। अब इसका क्या होगा, जैसे कि हार ली VVCN, यानी कि कोई अपना हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेथियम, बोरॉन, कार्बन, न्यूट्रॉन, जो इस तरीके से अपन याद कैसे करते हैं ना, शॉर्टकट बना लेता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हलीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। जो पीरियोडिक टेबल के अपने ये फॉर्मूलेस होते हैं शॉर्टकट बना लेते हैं। इसे ही कहा जाता है मेमोरी ट्रिक्स, यानी कि मेमोनिक्स। अब मेमोनिक्स से डिफिकल्टीज इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे और सिंपल फॉर्म में याद किया जाता है। अगर अब चौथी बात करें तो चौथी जो टेक्निक है वो आती है विजुअलाइजेशन, सोचना और दिखाना। इसको अपन विजुअल लर्निंग भी बोल सकते हैं। जापान के बच्चे विजुअल लर्निंग का यूज करते हैं जिसमें वो इमेज, चार्ट, डायग्राम की मदद से कॉन्सेप्ट को याद करते हैं। ये टेक्निक उनके दिमाग में विजुअल मेमोरी को एनहेंस करती है। एग्जाम्पल, अगर कोई मैथमेटिक्स फॉर्मूला या साइंटिफिक प्रोसेस समझना हो तो वो उसका डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाते हैं जिससे कॉन्सेप्ट को ज्यादा क्लियरली समझा जा सकता है। पिक्चर और डायग्राम को विजुअल मेमोरी के थ्रू याद करना दिमाग को बेटर ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब हम कोई पिक्चर वगैरह देखते हैं, कोई गाना सुनते हैं, तो इनमें क्या होता है कि इमेजेस होती है, तो उनको याद रह जाती है। पूरी पिक्चर वाली याद न रहे, कुछ उसकी जो मेमोरीज होती है वो उनको याद हो जाती है कि इस जगह ये हुआ था। अब अपना पांचवा पॉइंट आता है माइंड मैप, यानी कि दिमाग में याद रखना। जापान के बच्चे अपने आइडियाज और कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए माइंड मैप का यूज करते हैं। ये एक तरह का डायग्राम होता है जिसमें एक सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड सब आइडियाज और डिटेल को ब्रांचेस के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल, अगर किसी ने हिस्ट्री के टॉपिक को पढ़ा है तो वो एक माइंड वेब बनाएगा जिसमें एक सेंट्रल आइडिया जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास सब टॉपिक्स और उसके डिटेल्स कनेक्ट होंगे, क्योंकि माइंड मैपिंग से इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के तरीके से लंबे समय तक याद किया जा सकता है और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल बनाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है टीचिंग अदर्स, यानी दूसरों को सिखाना। टीचिंग और एक्सप्लेनिंग टू अदर्स, यानी कि अब जापान के बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ाई को याद करने के लिए दूसरे को सिखाते हैं और समझाते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ये मेथड उन्हें अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एग्जाम, अगर कोई स्टूडेंट किसी कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहा है तो वो अपने फ्रेंड को या टीचर को वो टॉपिक समझाता है जिससे उसको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि समझाते समय क्या होता है कि डाउट आता है कि यार ये स्टेप कैसे आया, तो उसके खुद के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। जब आप किसी टॉपिक को दूसरे को समझाते हैं तो आप अपने आप नॉलेज को और ज्यादा डीपली समझते हैं और वो इन्फॉर्मेशन ज्यादा लंबी ड्यूरेशन तक आपको याद रहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें
रूटीन एंड कंसिस्टेंसी यानी कि डेली स्टडी हैबिट। यानी कि अब जापान के बच्चे इसमें डेली रूटीन के हिसाब बना लेते हैं कि उनके पास एक स्ट्रक्चर स्टडी शेड्यूल होता है जिसमें वो डेली रिवीजन करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अब यहाँ पे जापान में हर बच्चा हर दिन कुछ ना कुछ अपनी स्टडी को शेड्यूल करता है और उस पर पूरी जान लगा देता है उसे फॉलो करने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि उसके जो वीक सब्जेक्ट्स कौन से हैं और उसके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से हैं। तो वीक सब्जेक्ट पर वो ज्यादा फोकस करता है और डेली रिवीजन करता है, क्योंकि रेगुलर स्टडी से क्या होता है कि ब्रेन को कंटिन्यूअस लर्निंग और मेमोरी रिटेंशन का टाइम मिलता है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है ग्रुप स्टडी। जापान के बच्चे अपने फ्रेंड के साथ ग्रुप स्टडी भी करते हैं। ग्रुप स्टडी से उनके अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है और वो एक दूसरे के डाउट्स भी सॉल्व कर पाते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट को किसी सब्जेक्ट में डिफिकल्टी होती है तो वो अपने क्लासमेट के साथ मिलकर टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिससे लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ आ गई होंगी। तो अब मैं थोड़े सा और इसको कंक्लूजन कर देता हूँ कि जापान के बच्चे याद करने के लिए स्पेस रेपिटेशन, एक्टिव रिकॉल, मेनिमोनिक्स, विजुअलाइजेशन, माइंड मैपिंग और ग्रुप स्टडी जैसी टेक्निक्स का यूज करते हैं। इन टेक्निक्स को अपनाकर वो अपनी मेमोरी को एनहेंस करते हैं, कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक के लिए समझते हैं और ध्यान रखते हैं और याद रखते हैं और अपनी पढ़ाई में सक्सेस होते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो आप भी इन पॉइंट्स को फॉलो कीजिएगा, जिसमें से कि आप अपनी पढ़ाई में बेटर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स और जो लोग याद नहीं कर पाते हैं, उन्हें कठिनाई होती है, उनके साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।